हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर एक बार हम लोग मिल रहे हैं। आपको याद होगा पीछे हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है और इस प्रोग्राम का क्या मकसद है मैं फिर को रिपीट कर दूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन में आप लोग भी समय का रचनात्मक उपयोग कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्टिव यूज कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है मैं फिर एक मिनट में आपको पहले रिपीट कर देना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्मली बड़ा ही बच्चों के सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर कौन सी बुक्स पढूं, सर मुझे ये बुक बता दें, आप एक मुझे बुक्स की सूची दे दें, या इस तरह की बातें। तो नंबर वन तो बच्चों का प्रॉब्लम है। दूसरा, कोचिंग संस्थान का भी प्रॉब्लम होता है प्राय, कि जैसे जो चले चलाए मार्केट के 2-3 बुक्स हैं उसको बेसिस बना के बच्चों को एक नोट्स तैयार करवा देना या फिर क्लास में डिक्टेट करवा देना। लेकिन जो क्वेश्चंस यूपीएससी के आ रहे हैं वो इस दायरे से कहीं बाहर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है, और बच्चे बार बार उन प्रश्नों से जूझते हैं और फिर दौड़े हुए पास आते हैं। कभी लैंग्वेज के दोष देते हैं, कभी मीडियम को दोष देते हैं, कभी अपने आप को दोष देते हैं, लेकिन इस गुत्थी को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन को बनाते कहां से हैं, क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, क्वेश्चन का बेसिस क्या होता है। अब जैसे आप ट्रेडिशनल बुक्स में एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास, राम शरण शर्मा, आर्य शर्मा जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है, उस पर फिर बाद में आप देखोगे एक कुछ पब्लिकेशंस ने उसको दोबारा छाप कर एक बुक का फॉर्म दिया है। वैसे भी आर्य शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के बड़े ही पुरोधा व्यक्तित्व माने जाते हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन माने जाते हैं। डीडी कौशाम्बी के बाद उन्होंने मार्क्सवादी इतिहास लेखन को एक मुकाम तक पहुंचाया था। गौर करने वाली बात है, वो मार्क्सवादी इतिहास लेखक है। उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है भारतीय सामंतवाद, इंडियन फेडरलिज्म, ये 1965 की लिखी गई बुक है। अब प्रॉब्लम इसमें यह होता है कि बच्चे केवल एक बुक उठा लिया मार्केट से, हमें यह पता होना चाहिए ये बुक कब का है, क्योंकि हिस्ट्री आज तक चल रहा है, आपके साथ जा रहा है। बाकी सोशल साइंसेस की तरह या बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आपने 2 इयर्स पहले अगर 2 इयर्स पहले भी कोई अगर पुस्तक निकली है तो 2 वर्ष के बाद उसमें पता नहीं कौन सी चीजें आ जाए। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं जस्ट होली का अभी जो छुट्टी हुई है उससे पहले मैं जीएस के बच्चों को बताया था और ऑप्शनल के बच्चों को भी आश्वासन दिया था कि जैसे ऑप्शनल में तो थोड़ा ब्रॉडली पढ़ना पड़ता है, परंतु जनरल स्टडीज में भी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट पढ़ना पड़ता है, आपको पता होगा। नॉर्मली अगर हम सिलेबस को फॉलो करें तो नॉर्मली हमारा सिलेबस जाके कोल्ड वॉर पर, यानी शीत युद्ध वाला पार्ट है, शीत युद्ध पर समाप्त हो जाता है जनरल स्टडीज में। लेकिन हमने एक वहां पर एम्बिशियस प्लान हमारा ये होता है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट को, इंटरनेशनल इकोनॉमी को पार्ट को, और इवन जो दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ उसे भी क्लियर कर दो, ताकि बच्चा अगर कोई दूसरा पार्ट जीएस का पढ़ रहा हो तो उसका बेस यहाँ हिस्ट्री ही तैयार कर दे। ये मेरा एक प्लान में शामिल होता है। तो मैंने उन लोगों को एक एडिशनल मटेरियल उन लोगों के लिए तैयार किया, कहा कि छुट्टी के बाद मैं आपको दूंगा जो 1970 से लेकर और वर्तमान युग तक वर्ल्ड हिस्ट्री में होने वाले चेंजेस को बता सके। अब 1970 से मैंने उठाया तो सबका मैंने पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, और फिर उसके बाद मैंने लिटरेचर लिखते हुए फिर नए डायग्राम, फिर लिटरेचर, इस तरह से बढ़ते हुए मैं उसे आप मान कर चले मैं उन्हें 2018 तक लाया। अब मेरा उद्देश्य इसी से उनका इंटरनेशनल रिलेशन का भी पार्ट काम चल जाएगा बहुत सारा। लेकिन जब मैं वो काम कर रहा था तो जो ह्यूमैनिटीज है या ह्यूमन सिविलाइजेशन, उस पर 2 बड़े डेंजर के रूप में, चेंजेस के फैक्टर के रूप में मैंने देखा। एक तो मैंने पर्यावरण संकट दिखाया और दूसरा हमने टेररिज्म वाले मुद्दे को देखा है। उस समय पैंडेमिक मेरे लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की दिशा को इस कदर तय कर दे। इन द मीन टाइम जब मैं छुट्टी से निकला तब तक कोविड-19 का प्रकोप आ गया। अब मुझे जाकर उसमें कुछ पेज फिर जोड़ने हैं, फिर उसे प्रिंट करवाना है, फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है जब भी उनसे मुलाकात होती है, या फिर हम ऑनलाइन बच्चों को यहीं से अवेलेबल करवाएंगे। तो हमने एक बात जस्ट आपको बताई कि हिस्ट्री इतना करेंट है, और जो बुक 1986 में लिखी गई, जो बुक 1990 में लिखी गई, जो 94 में लिखी गई, जो बुक इतना पीछे लिखी गई है, उस बुक को आधार बनाकर कोई गीता कुरान की तरह उसका अध्ययन करता हुआ आ रहा है कि अरे ये सतीश चंद्रा का मीडियल हिस्ट्री। ये सतीश चंद्रा ने अपने मीडियल हिस्ट्री का
फर्स्ट पार्ट 1980s में लिखा है और सेकेंड वन पार्ट जो है दिल्ली सल्तनत से मुगल भाग 2, जिसकी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में किया था आप लोगों से, वो 1999 में लिखा है। और जो आर्टिकल्स है वो सारे पुराने हैं। अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है तो मेडिवल हिस्ट्री में हम मुगल को ही ले तो नॉर्मली इसमें 3 करंट ऑफ हिस्टोग्राफी होती है। एक करंट ऑफ हिस्टोग्राफी जो नॉर्मली उसको हम कहते हैं संवैधानिक राष्ट्रवादी स्कूल, जो इलाहाबाद बेस्ड है, वो 1915 में चली थी। दूसरा करंट आती है जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट नेशनलिस्ट स्कूल, जिसका बेसिस अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी रही थी। वो आप मानकर चलें कि वो 1952 में वो इरफान हबीब के पिताजी, जिनका नाम था मोहम्मद हबीब, उन्होंने एक शुरुआत की थी और उस वक्त वो छाए रहे मार्क्सवादी इतिहास लेखक। अब सतीश चंद्रा भी इसी मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत लिखते रहे हैं। इसके आगे एक नया करंट आया, उसको हम कहते हैं संशोधनवादी रिविजनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब ये तीसरा नया करंट है, तो अभी कोई भी ऐसी एक बुक नहीं है जो तीसरे नए करंट से परिचय करा सके। और आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन तीसरे वाले करंट से आता है। तो देखो बच्चों, यह है लिमिटेशंस इन चीजों का। इसलिए मुझे लगता है, और ये काम आप लोगों के पास जो कि टाइम कम होता है, ये हमें करना चाहिए, ये काम हमारा होना चाहिए, ये काम कोचिंग संस्थान का है कि बच्चों को बिल्कुल ही छोटी छोटी बातों से अपडेट करें और आपको हम इन प्रॉब्लम से उबारें कि किस तरह से अगर नए क्वेश्चन के करंट आते हैं। बाकी हम पुस्तक पर जिट करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए पहली बात आप ये समझ लें कि मेरे पास 1 या 2 बुक आपको बताने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहां भी हिस्ट्री का तथ्य पकड़ो। आप कोई जर्नल पढ़ रहे हो, आप कैन यू बिलीव दैट कि योजना से भी हिस्ट्री का तथ्य निकल सकता है। आप एक बात गौर करके देखिए, आपने इस बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, वहां भी आपको रेफरेंस हिस्ट्री का मिला, क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी हिस्ट्री से काम चलाते हैं और हिस्ट्री वालों को भी इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा नहीं कहती है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, एक म्यूचुअल कॉरेस्पॉन्डेंस है और ये ह्यूमैनिटीज की यही ब्यूटी है, यही ताकत है। लेकिन हम केवल आप तक ये मैसेज देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटीज के इस ब्यूटी को समझिए। अब हम आते हैं एक और बिंदु पर जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। पिछली बार मैंने एक मुद्दा उठाया था आपसे और आपसे एक प्रश्न मैंने किया था और आप में से कुछ बच्चों ने उसका जवाब दिया है और मुझे अच्छा लगा। मैंने प्रश्न किया था, याद करिए, मैंने एक हिस्टोरियन का हवाला दिया था कि 2008 में उन्होंने बुक लिखी थी जिनका नाम था ब्रूस रिच और उनकी बुक का नाम है टू अपहोल्ड द वर्ल्ड। तो उन्होंने 21st सेंचुरी में चाणक्य और अशोका को डिस्कस किया है। तो मैंने उसी सिलसिले में आपसे क्वेश्चन उठाया था कि दोनों में 21वीं सदी में आप किसे ज्यादा रेलिवेंट मानते हैं, या आप दोनों को रेलिवेंट मानते हैं, दोनों को प्रासंगिक मानते हैं, या दोनों में से किसी को भी, नन ऑफ देम इज रेलिवेंट टुडे। तो व्हाट्स योर स्टैंड? तो कुछ बच्चों ने अपना विचार दिया, मुझे अच्छा लगा। जैसे एक सम्यक जैन नायक, उन्होंने अपना विचार दिया है। इग्नाइटेड माइंड्स हैं एक के नाम से हैं वो, उन्होंने अपना विचार दिया है। महेश कुमार ने अपना विचार दिया है। अनुराग सिंह नमन ने अपना विचार दिया है और प्रशांत आनंद ने मिश्रा ने अपना विचार दिया है। विकास यादव ने अपना विचार दिया है और अंकित शाही ने अपना विचार दिया है। बहुत अच्छी बात है। और लगभग सबके विचार, क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज में आप जान ले, कोई भी चीज ज्यादा सटीक होती है, कोई कम सटीक होती है, लेकिन ऐसा ह्यूमैनिटीज में नहीं है कि आपका विचार कोई कूड़ेदान में फेंक दे। आप खुद से अगर विचार धीरे धीरे देना सीख लेंगे, जैसे जैसे आप थिंकिंग क्रिएचर बनेंगे, आप ब्रॉड माइंड होगा, ज्यादा से ज्यादा विचारों के टच में आ पाएंगे, वैसे कुछ नए नए विचार आपको खुद मिलने लगेंगे। और इस संदर्भ में मैंने देखा कि कुछ सटीक उत्तर बच्चों का है। जैसे महेश कुमार है, उन्होंने भी अशोक और इसके बारे में थोड़ा ज्यादा सटीक दिया है और अंकित शाही ने भी दिया है। एक विकास यादव है, उन्होंने एक सॉफ्ट पावर शब्द का इस्तेमाल किया है। दैट्स अ गुड थिंग। अब हमें आप कहेंगे तो हम भी यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करेंगे कि दोनों की अपनी प्रासंगिकता है। अब देखिए, किसी विदेश नीति में 2 कारक होते हैं, एक को बोलते हैं आप हार्ड पावर, दूसरे को बोलते हैं सॉफ्ट पावर। अब ये हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के अंतर को समझना है। ये बहुत ही चली हुई चीज आप जानते होंगे। हार्ड पावर है कि आप अपने मसल पावर से, स्ट्रेंथ से किसी को अगर झुकने के लिए किसी को प्रभावित करते हैं तो दैट इज नोन एज हार्ड पावर। नॉर्मली जो मिलिट्री पावर है वो हार्ड पावर में गिना जाता है। दूसरा है सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर भी आज की तारीख में उतना ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर है कि आप अपनी विचारधारा से, आप अपने वैल्यू सिस्टम से, आप अपने मतलब गैर सैनिक तरीके का इस्तेमाल करके आप
अन्य प्रकार के प्रभाव से, आपकी अपनी संस्कृति के प्रभाव से, वॉट एवर में भी आप सामने वाले को प्रभावित करते हैं और आप अपनी तरफ से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट स्टेट और सॉफ्ट पावर में भी अंतर है, परंतु इस विवाद में यहां मैं नहीं उलझना चाहूंगा। तो यहां पर अगर चाणक्य हार्ड पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो अशोका सॉफ्ट पावर को। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर के बिना जो हार्ड पावर है वह एक तरह से इलेटिमेट हो जाता है, उसकी वैधता पर प्रश्न लग जाता है। अब जैसे चाइना है तो उसका हार्ड पावर मजबूत है, इंडिया है उसका सॉफ्ट पावर मजबूत है, लेकिन हाँ, सॉफ्ट पावर भी बिना हार्ड पावर के सपोर्ट के नहीं चल सकता। तो पहला तो दोनों में अंतर है कि चाणक्य हार्ड पावर है, उसकी भी अपनी जगह है, अशोका सॉफ्ट पावर है, उसकी भी अपनी जगह है। हमको याद है कि जब चाइना से जब इंडिया को जब शिकस्त हुई थी 62 में, तो एक राष्ट्रीय कवि थे, तो उन्होंने एक कॉपलेट रची थी उसी पर कि ये राही दिल्ली जब जाना कहना अपनी सरकार से, हाथों से चरखा चलता है शासन चलता तलवार से। तो शासन के लिए तलवार भी जरूरी होता है, आप हार्ड पावर के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि बच्चों ने इस चीज को दिया है कि चाणक्य में 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो अब जैसे शिवशंकर मेनन थे, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था, और सुनील खिलनानी ने एक बुक लिखी है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जैसे अब यूरोप में आप विश्व इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। आपने वेस्टफेलिया की संधि का नाम सुना होगा। वेस्टफेलिया की संधि के साथ मॉडर्न स्टेट सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। मल्टी स्टेट सिस्टम जो यूरोप में आया है, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया है, वो बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की अवधारणा यूरोप में आई है वेस्टफेलिया की संधि से। तो खिलानी कहते हैं कि वेस्टफेलिया की संधि से यूरोप में 17वीं सेंचुरी में शक्ति संतुलन की अवधारणा आई, लेकिन चाणक्य ने यह धारणा बहुत पहले ही दे डाली थी। दूसरी बात है, इसको आप यथार्थ राजनीति कहते हैं। यूरोप में उसका जनक मैकियावेली को माना जाता है, प्रिंस को, और इससे पहले आप यही समझे 16वीं सेंचुरी का वो लेखक है, और अब तक यूरोप में वही समझा जाता था जो रेनेसां काल का है, पुनर्जागरण काल का, कि राजनीतिक यथार्थवाद का दुनिया में शुरुआत मैकियावेली ने की। लेकिन जब 1905 में आर शर्मा शास्त्री ने जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र को एक्सप्लोर किया तो पूरी दुनिया चकित रह गई, क्योंकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह बात 4वीं सदी से पूर्व में ही, अर्थात 2000 वर्ष पहले मैकियावेली से ये बात कह चुका था, जिसको आप राजनीतिक यथार्थवाद के नाम से जानते हो। तो चाणक्य अपना बहुत बड़ा महत्व है। अब अशोक की बात होती है तो अशोक की शांति की नीति, आज तक एक हिस्टोरियन ने बहुत अच्छी बात कही है कि पिछले 2300 वर्षों में या 2400 वर्षों में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। आज मटेरियल फील्ड में हम कहां पहुंच गए, मार्स पर पहुंच गए, बहुत सारे अन्य ग्रहों को, प्लैनेट्स को भी हम लोग एक्सप्लोर करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इंडिया को ही देखो, इंडिया हर फील्ड में इतनी तरक्की कर गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी भी कम से कम मोरल वैल्यू के स्तर पर हम अशोका के डिक्लेरेशन से आगे नहीं बढ़ सके हैं। अशोका का, दूसरी बात है कि अशोका की प्रासंगिकता विदेश नीति में है, शांति की नीति में दुनिया को सर्वाइव करना है तो अशोका को जाना ही पड़ेगा। लेकिन अशोका का और क्षेत्र में भी रेलिवेंस है। जैसे बताया जाता है हमारे यहाँ जो नेशन बिल्डिंग भी, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि जिसको एंशिएंट हिस्ट्री का ज्ञान होगा वही इंडिया में नेशन बिल्डिंग के इस कॉम्प्लिकेशंस को समझ सकता है। हम लोगों के बारे में या हमारे भारत के स्वरूप या प्रकृति के बारे में कहा जाता है विविधता में एकता। आपने नाम सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। तो क्या है कि हमारी संस्कृति बहुलवादी है। तो अब मुद्दा यह है कि हम बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय है, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रीजनल और मल्टी रिलीजियस हमारा नेचर है हमारे इस राष्ट्र का। तो प्राचीन काल से जो शासक इसके मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर को समझा वही इंडिया का वास्तविक शासक हो सका और वही यहां सफल हो सका। अब शासक के रूप में आप देखें अशोक ने इसे समझा। उसके आगे आप देखें, अगर मीडियल हिस्ट्री में देखे तो आपने अकबर का नाम सुना होगा। इसीलिए बच्चों प्राय आप इंटरव्यू में देखोगे ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि आप अशोक और अकबर। अब देखो वहां पर जो सामने बैठा हुआ है बोर्ड का मेंबर, वो जानता है कि बच्चे को स्वतंत्रता है कि वो अकबर को भी चुने, अशोक को भी चुन ले, लेकिन क्वेश्चन वो कर बैठता है कई बार कि अच्छा ठीक है, आप अशोक और अकबर में किसे महान मानते हैं। तो बच्चों मैं आपसे के सामने भी फिर एक दूसरा मुद्दा रख रहा हूं कि आप लोग स्वतंत्र रूप से अपना विचार दें कि आप अकबर और अशोक में किसे ज्यादा महान मानते हैं। आप समझिए इस बात को, ह्यूमैनिटीज में कुछ भी फाइनल नहीं है।
ह्यूमैनिटीज में यू आर फ्री टू टेक योर स्टैंड, उसमें एक केवल तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है कि हम कोई हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट हम देते हैं या लेते हैं, जैसे अगर हम बताते हैं कि मोदी जी की सरकार एक सफल सरकार है, अगर ये हाइपोथेसिस हम देते हैं, तो देन यू नीड द रीजनिंग एंड आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट द व्यू। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी पेपर। अगर साइंटिफिकली आपको ह्यूमैनिटीज में वर्क करना है तो हर चीज का कारण बताना पड़ेगा। तो अकबर औरंगजेब में आप किसे महान मानते हैं, उसमें आप किसको चुन रहे हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, परंतु उसका पुख्ता कारण हमें चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, सारा उत्तर केवल अशोक के फेवर में ना आ जाए, कुछ उत्तर अकबर के फेवर में भी आए, और मैं देखता हूं कि अकबर के फेवर में कौन कौन स्टैंड लेते हैं और उसके पीछे क्या तर्क देते हैं। तो बच्चों, मैं कह रहा था कि अशोक का एक आयाम तो खुलता है उसकी विदेश नीति में, लेकिन दूसरा आयाम पर्यावरण में भी खुलता है। तीसरा आयाम खुलता है कि भारत की बहुलवादी संस्कृति के चित्र को समझा है। अगर इंडिया के नेशन बिल्डिंग के लिए इस चरित्र को समझना आवश्यक है तो सबसे पहले अशोक ने समझा, और अशोक ने यह चीज आप समझ सकते हो कि 3rd सेंचुरी BC में समझ चुका था इस चीज को। तो ये अशोक का है। जैसे अब 2012 में एक हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बायोडाइवर्सिटी पर, जैव विविधता नाम सुना होगा आपने, बायोडाइवर्सिटी। तो उस पर कॉन्सेप्ट, वो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस को जो एड्रेस किया था उसके प्रेसिडेंट ने, जो उसको प्रेजाइड किया था, तो वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था सीधे अशोक की प्रशंसा के साथ। अब यहां पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब 2012 के उस कॉन्फ्रेंस में अगर अशोक को रेफर किया जा रहा है तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में प्रोटेक्शन समझ सकते हैं आप। जैसे वो अहिंसा की बात करता है या कुछ भी इस प्रकार की औषधि जो मेडिसिन है, हर्ब्स एंड मेडिसिन है, उसको प्रिजर्व करने की बात करता है, तो पर्यावरण में भी उसका आयाम खुल जाता है। तो दोनों के अपने अपने महत्व। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, थैंक यू फॉर दैट। अब बच्चों, हम कुछ बुक्स पर आते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। अशोक पर ही लीजिए। तो अशोक पर जो ओल्ड हिस्टोग्राफी है, जिससे अब आज आप लोगों को भी मतलब नहीं है, वो बुक आती है अशोक के ऊपर। जैसे राधा कुमुद मुखर्जी ने अशोक के ऊपर पहले लिखा है। तो अब राधा कुमुद मुखर्जी की बुक तो इतनी पुरानी पड़ गई है कि उस बुक का आज की तारीख में मैं चर्चा भी ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। ये तो बहुत पुरानी बुक है, नेशनलिस्ट ग्रुप के हिस्टोरियन है, इन्होंने अशोक पर एक विचार दिया था। ये विचार की जरूरत नहीं, कोई बच्चा इस पर नहीं। बच्चे आज अगर अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो वो प्राय रोमिला थापर को पढ़ते हैं, क्योंकि रोमिला थापर अशोक पर अथॉरिटी मानी जाती है। मैं आपको बताऊं कि अशोक की विश्लेषण में नए आयाम जोड़ने का काम सबसे पहले डीडी कोशाम्बी ने किया था, और फिर 1959 में रोमिला थापर ने बुक लिखी थी अशोका डिक्लाइन ऑफ मौर्य, अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्य। ये बुक बहुत ही मास्टरपीस के रूप में चली, और इसी बुक के एक तरह से आप समझो तो इंसाइक्लोपीडिक बुक थी अशोक के ऊपर, जिसमें अशोक के सारे इंस्क्रिप्शंस का उद्घाटन हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात है, ये 59 में लिखी गई। हालांकि रोमिला थापर ने फिर बाद में उसको रिवाइज किया है, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे एनसीईआरटी में जैसे आर एस शर्मा की बुक है, रिवाइज फिर नहीं। मिडेवल में सतीश चंद्रा की बुक है, रिवाइज नहीं हुई। वो स्कॉलर्स करते हैं, एक बार बुक लिखी जाती है, उसके बाद फिर वो नए नए आर्टिकल्स या तो दूसरी बुक लिख देते हैं, या फिर कोई नए आर्टिकल्स लिख देते हैं, कहीं नए कॉन्फ्रेंस में, कहीं सेमिनार में लेक्चर देते हैं, तो वो बुक के रूप में कंपाइल हो जाता है। तो बच्चे जो तैयारी करने के लिए आईएएस या पीसीएस के आते हैं तो पूछते हैं, अच्छा मैं जैसे एनसीईआरटी में आप देखोगे एक आती है बुक जैन श्रीमाली की, के श्रीमाली एंड डीएन झा, दोनों हैं और दोनों एक्टिव हैं और एनसीईआरटी के बड़ा ही बड़े स्कॉलर्स हैं। परंतु आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्ट द ईयर, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है कि ये बुक भी 1980 में लिखी गई। अब बताइए, ये 2020 है। अब कोई भी बुक क्या 40 इयर्स 35 इयर्स तक क्या बुक वही रखा रहेगा? क्या विचार वही पर रुके रहेंगे? ये तो विचार तो रोज बदल रहे हैं, दृष्टिकोण रोज बदल रहे हैं, इतिहास में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। तो अब बच्चे अगर उस बुक को आज भी देखिएगा, पॉपुलर बुक यूपीएससी स्टेट क्या है, जैन श्रीमाली, भाई बुक बहुत अच्छी है, जब अपने टाइम की बहुत अच्छी बुक है, बट इट नीड्स रिविजन। तो क्या करते हैं कि वो अलग आर्टिकल्स लिख डालते हैं, वो आर्टिकल्स किसी दूसरे बुक में कंपाइल होकर दोबारा सोल्ड आउट हो जाता है, फिर नए नए मैगजीन्स पेपर्स में आर्टिकल्स आते रहते हैं, और इनोसेंट स्टूडेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि मैं कौन सा बुक लूं। उनको बुक्स की पुस्तक सूची, आज अगर हमसे आप पुस्तक की सूची कहेंगे तो मैं इतनी बड़ी पुस्तक की सूची तो आपको नहीं पकड़ा सकूंगा। फिर मैं कहूंगा भाई आप आर एस शर्मा में देख लीजिए। हाँ, उसके बाद में 2-4 और पुस्तक के नाम उस सीरीज में बता दूं जो यूपीएससी में चल रहे हैं। रोमिला थापर ने एक काम किया था, 2002 में उन्होंने एक पुस्तक लिख दी, और वो पुस्तक
मैं समझता हूं कि आज भी बहुत बढ़िया है। एंड अर्ली इंडिया, डी एन झा ने 2007 के करीब में एक अर्ली इंडिया करके पुस्तक लिखी, लेकिन फिर उर्मिला थापर ने दोबारा उसको रिवाइज नहीं किया। हाँ, उन्होंने बस इतना किया कि दूसरे पुस्तक की तरफ फिर वो बढ़ गई। तो ये देखिए, ये जो रीडिंग्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री है, ये बुक, ये भी उर्मिला थापर का है। ये बाद में लिखी गई है, मेरे ध्यान से 2012 का एडिशन है, 2013 का है, 2013 में लिखी गई है। अब इस बुक की खासियत आप देखेंगे तो इसमें कुछ नए आयाम जोड़ दिए, जैसे अशोका रेट्रोस्पेक्टिव। अब अशोका तो उन्होंने 1959 में लिखा, फिर उसको बीच में एक आध बार रिवाइज करेंगे, 2012 में उन्होंने इसमें एक नई चीज जोड़ी है, सॉरी 2013 में। और आप देखेंगे 2013 या 14 में अशोका पर सीधा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उर्मिला थापर एक ऐसी अथॉरिटी अशोका पर मानी जाती है कि अगर ये लिखे और यह क्वेश्चन सेटर को इन्फ्लुएंस ना करे, ये बड़ी अनलाइकली सिचुएशन होता है। तो इन्होंने इसमें गांधी से तुलना की है, नेहरू से तुलना की है, अशोक चक्र को नेहरू ने क्यों अडॉप्ट किया उसके बारे में चर्चा की है, गांधी क्या अशोका की अहिंसा से प्रभावित थे, इस बात पे उन्होंने लिखा। तो इसमें ये कहती है कि वो अशोका से ज्यादा भागवत गीता से प्रभावित थे, और भागवत गीता का जो अहिंसा का विचार है और अशोका का जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का विचार है, नॉन वायलेंस का, वो अलग अलग है। तो खैर उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे फिलहाल। ये बुक अशोका पर नैनज्योति लाहिड़ी की बुक, ये देखिए बेसिकली हिस्टोरियंस का एक वर्ग है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि एंशिएंट हिस्ट्री पर एक विद्वान हैं, उनका नाम है डी.के. चक्रवर्ती। वो आर्य शर्मा के ग्रुप से अलग रहे और वो लंदन बेस्ड रहे, कैम्ब्रिज से, वहीं से वो राइटिंग करते रहे, लेकिन वो एक बहुत ही ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। लेकिन उनकी पक्षधरता थोड़ा सा सरकार के साथ है, थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी, वो था द नेशन फर्स्ट। जब ये सरकार बीजेपी की गठित हुई 2014 में, और उन्होंने नेशन फर्स्ट करके लिखी, और उस बुक में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई ये जो जितने भी हिस्टोरियंस हैं, जो उसमें एक संस्था हिस्टोरियंस की होती है, उसका नाम बताऊं, आप लोग जानते होंगे उसको, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो सब साची भट्टाचार्य उस समय हुआ करते थे हेड उसके, और सब साची भट्टाचार्य संयोग से इस साल उनका डेथ हो गया। ये भी अफसोस की बात है कि सब साची भट्टाचार्य जैसे पुरोधा विद्वान का डेथ हुआ, पिछले साल सतीश चंद्र का डेथ हो चुका था, लेकिन कहीं भी जर्नल मीडिया इन्होंने इस नाम को ऊपर उछाला नहीं, और नहीं इसकी चर्चा हुई। एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है, इन लोगों का हिस्ट्री राइटिंग बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सब साची भट्टाचार्य, तो सब साची भट्टाचार्य उसके ये रहे थे और हेड रहे थे, और बाकी जितनी उर्मिला थापर वगैरह सारी हिस्टोरियंस रही थी। तो बाद में जब गवर्नमेंट आई, दुर्भाग्य यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, मैं इसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी जो भी गवर्नमेंट आती रही है, बेसिकली ये सब संस्था होनी चाहिए ऑटोनोमस संस्था। इस संस्था को ऑटोनोमस वो नहीं रहने देते, वो अपने ढंग से इस संस्था को तोड़ मरोड़ करते। एक तरह से ये फ्लश सिस्टम टाइप का हो गया, कोई नई गवर्नमेंट आती है, पूरे हिस्टोरियंस को बदल देती है, नए ग्रुप के हिस्टोरियंस को ले आती है। तो उसी में इन हिस्टोरियंस को निकाला गया था। तो कम से कम डी.के. चक्रवर्ती को इस बात की खुशी मिली थी, और उन्होंने नेशन फर्स्ट करके बुक लिखी, जिसमें इन हिस्टोरियंस को उन्होंने टारगेट किया। तो ऐसा लगता है कि उसकी पक्षधरता में उसे कोई नहीं है, बहुत ग्रेट हिस्टोरियंस। तो मैं ये बता रहा था, नैनज्योति लाहिड़ी हैं, दीव से हैं ये, और अभी अशोका यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रही हैं। अशोका यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी खुला है विदेशी मॉडल पर, हालांकि शायद अभी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई वहाँ चल रही है। हम समझते हैं कि नई पीढ़ी के जो सोशल साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके लिए बहुत ही एक उपयोगी रहेगी। और एक और भी इंडियन के नई पीढ़ी के लिए भी एक और भी खुशी की बात है, इंडिया में इस स्तर की ह्यूमैनिटी और साइंस की पढ़ाई होने जा रही है, या साइंस और ह्यूमैनिटीज को मिलाकर एक बड़ा ही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने वाला एक पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। और ये एक क्रिया यूनिवर्सिटी करके आंध्र प्रदेश में खोला है इन्होंने। आपने एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री का नाम सुना होगा जो आरबीआई के हेड भी रहे थे, और रघुराम राजन। तो रघुराम राजन ने क्रिया यूनिवर्सिटी करके खोला है। तो एक अशोका यूनिवर्सिटी, दूसरा क्रिया यूनिवर्सिटी, इसमें मैं भारत के नई पीढ़ी के बच्चों का भविष्य देख रहा हूं। तो वो यूनिवर्सिटी में ये अभी पढ़ा रही है नैनज्योति लाहिड़ी, तो ये है। और दूसरा उपिंदर सिंह है तीसरा। ये सब हिस्टोरियंस ऐसी है जिनका ये मानना है नॉर्मली कि एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादातर जो हिस्ट्री लिखी गई है, इससे पहले मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने भी लिखी है, तो कहने के लिए तो लिटरेचर और आर्कियोलॉजी दोनों का उपयोग किया गया है, परंतु सच्चाई ये है कि लिटरेचर ज्यादा हावी रही और आर्कियोलॉजी, यानी देखिए किसी भी जो इतिहास का अध्ययन, चूंकि आप जानते हो जब प्राचीन भारत पढ़ते हो, तो प्राचीन भारत में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अध्ययन के दो सोर्स होते हैं। अध्ययन का एक सोर्स होता है जिसे आप कहते हो
साहित्यिक साक्ष्य और दूसरे स्रोत को पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातत्व में आपके जो जैसे स्मारक हुए, सिक्के हुए, अभिलेख हुए, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मॉन्यूमेंट्स, तो इन सब के सहारे आप उस अतीत का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स, जो लिखी गई साहित्य जिसे आप कहते हो। तो इसमें स्कॉलर्स का यह मानना है कि जो लिखी हुई स्रोत है वो निष्पक्ष नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं पक्षधरता होती है संबंधित विद्वान की। या तो अगर वो राजा के आश्रय में लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि किसी राजा को फेवर करने के लिए, खुश करने के लिए लिखा जाता है, और नहीं तो हो सकता है कि लेखक का अपना भी पूर्वाग्रह हो, अपना प्रिजुडिसेस हो, उस कारण से उसका विजन कलर्ड हो जाता है। इसलिए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य है, वह इसका पुख्ता साक्ष्य होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसी क्रम में इन हिस्टोरियंस का यह कहना है कि अभी तक जो लिखा गया हिस्ट्री, चाहे अशोका पर या बाकी चीजों पर, तो वो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, और हम अब आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं। तो इसमें अशोका उन्होंने जो लिखी है नंज्योति लाहिरी ने, वो पुरातत्व को आधार बनाकर लिखा है मुख्य रूप से, और उसी आधार पर उन्होंने इसके एक तरह से बायोग्राफी लिखने की कोशिश की है। यही डीके चक्रवर्ती का कहना है, यही कहना उपिंदर सिंह का है। ये सब चाहते हैं कि अब हिस्ट्री को फिर रिवाइज किया जाए और पुराना जो हिस्टोग्राफी का चक्र है उसको निकाला जाए। तो खैर ये बात ये हुई। अब हम आपको कुछ पुस्तकों से भी अवगत कराना चाहेंगे और आप उन पुस्तकों पर नजर डाल लें, क्योंकि अब इतने सारे पुस्तक हैं। आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में अब यहाँ पर उर्मिला थापर की चर्चा हुई, तो एक पुस्तक की चर्चा करना मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, इंटरव्यू में बच्चे पूछते हैं, आप लोगों से भी कोई पूछते हैं, या आप अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट भी रखना चाहते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि बच्चों का एक बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न होता है जो मुझे कष्ट पहुंचाता है, मैं वेरी फ्रैंकली कहूं, कि सर हिस्ट्री का उपयोग क्या है। अब हिस्ट्री का तो इतना उपयोग है, जिसका मैं पहला उदाहरण बताता हूं कि जब 2014 में जब नई सरकार बनी थी, तो रोमिला थापर ने उसी समय एक बुक लिखी, द पास्ट एज द प्रेजेंट एंड फॉर्जिंग कॉन्टेम्पररी आइडेंटिटीज थ्रू हिस्ट्री। अब ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो इस पूरी बुक का सार ये है, देखो भाई, ये जो अतीत है बहुत ही कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड ये है कि जैसे एक मिरर का उपयोग तो हम करते हैं, तो मिरर तो हमारा वास्तविक चेहरा दिखाता है। इन हिस्ट्री जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका उपयोग एक ऐसे दर्पण के रूप में, एक ऐसे मिरर के रूप में होता है जो हमारा काल्पनिक फेस को दर्शाए। मतलब ये कहने का है कि वर्तमान में जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसका सपोर्ट हम इतिहास से लेना चाहते हैं। और इसी क्रम में जो एक ग्रुप ऑफ नए जिस समय ऊपर जो स्थापित होता है, जो सत्ताधारी वर्ग होता है, वो सत्ताधारी वर्ग चाहता है कि हिस्ट्री का विश्लेषण वैसे हो जो हमारी छवि को सूट करे। अब सोचिए कि जब जर्मनी में हिटलर ने हिस्ट्री लिखवाई, तो जर्मन लोगों का, प्राचीन जर्मन लोगों का इतिहास उसने कैसा लिखवाया होगा। मुसोलिनी ने लिखवाई तो कैसा लिखवाई होगी। इससे पहले आप देखते हैं कि भारत में जो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी आई थी, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में वही थॉरोली वही हिस्टोग्राफी चलती रही थी, और कांग्रेस की राजनीतिक पक्षधरता जो भी हो, लेकिन कम से कम विचारधारा के स्तर पर लेफ्ट ऑफ द सेंटर की बात करती थी, तो उसने अपने ढंग से उन चीजों को किया था। अब जाहिर है कि कोई जब नया वर्ग आता है तो इतिहास को अपने ढंग से व्याख्यायित करता है। तो पास्ट एट द प्रेजेंट में उन्होंने संभावना दिखाई थी कि भाई इतिहास, प्राचीन काल के इतिहास के अवलोकन में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इससे पहले भी एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन, उनका नाम है E.H. कार। ये E.H. कार की ये बुक जो क्लासिकल मानी जाती है, बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बुक को, मैंने कई हिस्टोरियंस का और पुराने हिस्टोरियंस का इंटरव्यू पढ़ा है कि उनसे पूछा गया है कि अच्छा आपको हिस्ट्री की कौन सी बुक सबसे अच्छी लगी है, तो ये आंसर्ड E.H. कार, व्हाट इज हिस्ट्री। देखो व्हाट इज हिस्ट्री, ये हिस्टोग्राफी पर है, हिस्ट्री क्या है। तो इन्होंने इस क्रम में बताया है, मैं मोटे तौर पर बता दूं कि हिस्ट्री इज ए कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वही इनका सार है। मतलब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम अतीत में जाकर गरे हुए मुर्दे को उखाड़ते हैं। हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि हम हिस्ट्री के विश्लेषण के बिना, हिस्ट्री की समझ के बिना ना तो वर्तमान में हम निर्णय ले सकते हैं, ना हम भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें अतीत देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल इंटरव्यू में जब बच्चे आते हैं तो पूछते हैं कि सर इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो क्या मुझे बताने की जरूरत है, तुम खुद अपने आप को टटोलो और देखो, खोजो।
आपको हाईवे पर कोई दौड़ा दे और सारे जो माइलस्टोन्स है उसको हटा दे, आप 100 की स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही है, पता कैसे करोगी कि आपको कहां जाना और कितनी दूरी आपने तय करी है? तो बिना वर्तमान में हम कहां से चलकर यहां तक पहुंचे, इसके ज्ञान के बिना हम वर्तमान का मूल्यांकन कैसे करेंगे, भविष्य की दिशा कैसे तय करेंगे? तो यही जस्ट मैंने आपको उदाहरण दिया। अब मैं कुछ पुस्तक से आपको अवगत कराना चाहूंगा, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में, हालांकि थोड़ी सी पुरानी होगी लेकिन ये हिस्टोरियंस अभी फिर चर्चा में एक बार आ गया है, इसलिए मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये युवाल नोह हरारी, अभी 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था इसी कोविड-19 पर और उसके फॉरेन पॉलिसी पर या उसका इंपैक्ट पर चर्चा करने के लिए युवाल नोह हरारी को इंडिया टुडे चैनल ने बुलाया था और 1 घंटे का उसका इंटरव्यू चला था और मैंने भी उसको बहुत गौर से देखा, क्योंकि अभी की तारीख में उसके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है द यू कैन से मोस्ट फेमस हिस्टोरियन, मोस्ट फेमस। अब मोस्ट फेमस तो खैर सुपरलेटिव डिग्री के प्रयोग में लोग सावधानी बरतते हैं, लेकिन वो बार बार उस चैनल में इस टर्म को पब्लिसाइज किया जा रहा था और बताया जाता है कि 23 मिलियन कॉपीज की बिकी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज की तारीख में एक फेमस हिस्टोरियन माना जाता है। अब इसने जो थीम को चुना है, या मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि इसके ज्ञान से मैं बहुत अभिभूत हुआ, क्योंकि मैं जो सेपियंस पढ़ा, पहले मैंने इसका, जैसा आपको मैंने बताया कि रीडिंग में क्रिटिकल रीडिंग करने का टाइम मेरे पास कम होता है, तो अधिकतर बुक्स का मुझे इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग करके काम चलाना होता है, लेकिन इस बुक का मैंने क्रिटिकल रीडिंग भी की। तो मैंने जब इसको पढ़ा इस बुक को, तो मुझे इतना इंप्रेसिव ये बुक लगा, क्योंकि ये कहानी शुरू किया है सेपियंस से। आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा, जब मानव की बात होती है तो मानव नॉर्मली हिस्टोरिकल टर्म में आप कहते हैं पैलोलिथिक मैन, मेजोलिथिक मैन, नियोलिथिक मैन, पूरा पाषाण कालिक, मध्य पाषाण कालिक, नवपाषाण कालिक। इसने एक एंथ्रोपोलॉजिकल नेम को चूज किया है और वो ये जियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल, और वो नेम है सेपियंस। वैसे किसी से पूछे भाई सेपियन कौन है, तो दिमाग में फ्लैश नहीं करेगा। ये मानव की आरंभिक प्रजातियों की बात कर रहा है। जब मानव का प्रजाति धीरे धीरे डेवलप होने लगा, तो पहले तो मानव तो कपि समूह के रूप में थे। कपि समूह के बाद उसका उसी से एक नस्ल नया डेवलप हुआ, ब्रीड, वो कहलाया होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस से फिर ब्रीड डेवलप हुआ, वो निएंडरथल कहलाए, उसी में नाम बदलते गए, जैसे डेनिसोवंस हुए। तो मानव में भी कई प्रजातियां होती चली गई, धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन होता गया। एवोल्यूशन में सेपियंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेपियंस हमारा जस्ट पूर्वज है, वो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट इसका था। इसका भी आप जानते हो कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि मानव के एवोल्यूशन के लिए वही जगह को माकूल माना जाता है। इस बुक में हमें सबसे बड़ी बात यह लगी कि सेपियंस को लेकर हिस्टोरियन चलता है और कहां से कहां पहुंच जाता है। He had started with sapiens, but he has reached where? To the present era, sapiens से। और शायद मुझे लगता है कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक जितने भी एवोल्यूशन मैनकाइंड के हैं, कहा जाता है। इस बुक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के ब्रीफ हिस्ट्री को प्रेजेंट एरा तक लाता है। हालांकि मैं बताता हूं, चाहे बुक 500 पेज के रहे, मुझे उससे 5 पंक्ति अपने बच्चों के लिए चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर पहले ही बना देता हूं। और हमारे बच्चों का यूपीएससी का तो आप जानते हो दायरा 150 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं या 200 वर्ड्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल में, और जीएस में 150 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं एंड 250 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं उन दायरा को समझते हुए कभी भी मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे के ऊपर ज्यादा लोड पड़े, लेकिन हाँ, हर चीज स्ट्रक्चर में उन्हें जरूर मिले और लेटेस्ट चीजों से वो वाकिफ हों। अब यहां पर कहेंगे भाई आपको क्या ऐसा बेहतर लगा, तो एक तो मैं इसने जो सेपियंस के बारे में बताया, तो एक तो कोई टर्म आता है। अगर किसी बच्चे से पूछते भाई रेवोल्यूशन की बात बताओ, कौन सा रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, तो कहेगा फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति वगैरह। खैर चलिए, गॉर्डन चाइल्ड ने एक नाम दिया था, वो नाम था, उसको बोलते थे, वो पहली बार उस टर्म को दिया था न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। अब इसने एक बहुत अच्छा टर्म ढूंढा है सेपियंस में, जिसे मैं कहना चाहूंगा कि इस नॉर्मली एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन तो माना जाता है, मटेरियल रेवोल्यूशन सभी जानते हैं कि जब कृषि का विकास हुआ, क्योंकि मानव एक अवस्था ऐसी थी जब वो खाद्य केवल संग्रह करता था, दैट वाज द फूड गैदरिंग एंड हंटिंग स्टेज। तो वहां से वह धीरे धीरे खाद्य उत्पादक की स्थिति में आता है, फूड प्रोड्यूसिंग के स्टेज में आता है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करता है। तो जो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करता है उसका नाम है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। लेकिन इसने एक और रेवोल्यूशन की चर्चा पहले की, वो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। कॉग्निटिव का मतलब है कि जब हमारी समझ डेवलप हुई।
आप देखेंगे जैसे पहले नियंडरथल था, नियंडरथल फिजिकली भी ज्यादा पावरफुल था, पूरे वर्ल्ड में वो फैला हुआ था, अफ्रीका से शुरू होकर लगभग 70,000 वर्ष पूर्व। ये बताता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ और फिर मानव की एक नई प्रजाति, इसको सेपियंस कहते हैं, वो दुनिया में आगे बढ़ा अपने बुद्धि के बल पर, तकनीकी डेवलप किया। और एक बड़े समूह नियंडरथल को, अब यहां पर दो मत दिया है। एक मत तो यह है कि नियंडरथल को समाप्त करके स्थापित हुआ, दूसरा है कि दोनों के बीच फिर कोहैबिटेशन हुआ और फिर कुछ नस्ल इधर आकर मिक्स हो गए और सेपियंस हावी हो गया, व्हाट एवर मे बी, लेकिन पूरी दुनिया में सेपियंस हावी हो गए। और एक सुखद बात यह है कि मैं भी इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि ये कई बातें बताता है। इस संदर्भ में ये बताता है कि देखिए, इसने जब सेपियन, जैसे आपके पास ताकत आती है, आप केवल मसल पावर से दुनिया में रूल नहीं कर सकते हो, आपको विचारधारा की जरूरत पड़ती है जो आपके पावर को वैधता दिलाता है। तो जानते हैं, इन्होंने रिलीजन पैदा किया, धर्म, लीजेंड, कहानियां। आप जानते हो कोई भी अगर लीडर है, जैसे अगर हिटलर है, हिटलर केवल मसल पावर के बल पर नहीं शासन करता, या महात्मा गांधी थे, इतना प्रभाव गांधी के बारे में ऐसा ही नहीं है। आप क्लास 12 के एनसीईआरटी पर हो, आप देखोगे रोल ऑफ र्यूमर, अफवाहों की कितनी बड़ी भूमिका रही है गांधी को महान बनाने में। एक सामान्य किसान गांधी को कोई देवता के प्रतिनिधि समझते रहे, तो कोई क्वीन विक्टोरिया, कोई इसे क्वीन की प्रतिनिधि समझते रहे, तो कोई इसे वायसराय के प्रतिनिधि समझते रहे। तो मतलब यह है कि व्यक्ति को पावरफुल बनाने में अफवाहों की भूमिका होती है, लीजेंड की भूमिका होती है, मैथोलॉजी की भूमिका होती है। गॉड अगर है नहीं तो लोग रच डालते हैं अपनी सुविधा के लिए। इन्होंने गॉड रची, रिलीजन रचा, इन्होंने मैथोलॉजी रची हरारे के शब्दों में, और फिर ये आगे बढ़ते गए। और फिर वो बताता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इसे बहुत पावरफुल बना दिया। तो सेपियंस के पूरे डेवलप बनाए, एक तरह से इसका आप सीक्वल के रूप में ले सकते हैं। इसने दूसरी बुक लिखी होमो ड्यूस। होमो ड्यूस का मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखें तो गॉड मैन। अब इसमें दिखाता है कि अब सेपियंस इतना पावरफुल बन गया कि अपने आप में गॉड हो गया। ये कुछ इस तरह की एपिडेमिक की बात करता है, और उस एपिडेमिक की बात करता है जैसे ये लैटिन अमेरिका में, जैसे अमेरिका में कैसे एपिडेमिक यूरोपीय लोगों ने फैलाया, उसकी बात करता है। ब्यूबोनिक प्लेग की बात करता है। उसके बाद फिर ये वो आपको स्पेनिश फ्लू की बात करता है, जिसकी चर्चा हमने आपको पिछले से पिछले लेक्चर में की थी, आपको पता होगा। और उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंडीशन से भी जोड़ता है कि कैसे डिफरेंट जगह से सप्लाई लाइन आ रहे थे, उस कारण से धीरे धीरे एक नए वायरस का प्रवेश हुआ और उसने किस तरह से कॉन्टेजियस डिजीज का रूप ले लिया। तो खैर ये, लेकिन इसका मुख्य तौर पर कहना यह है कि लेकिन इस पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली। जैसे वो एबोला का एग्जाम्पल देता है कि एबोला जब फैला था तो लगा था पूरी दुनिया को लील लेगा, लेकिन मानव ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब उनका यह कहना है, मतलब कि भाई एबोला पर तो मानव ने विजय प्राप्त कर ली। एक और एग्जांपल वो देता है जैसे एंटीबायोटिक। आप देखते हो कि आज भी ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि दुनिया पोस्ट एंटीबायोटिक एज में चला गया। ये बताता है कि 2015 में साइंटिस्ट ने एक एंटीबायोटिक खोजा और उसका नाम मैं जस्ट भूल रहा हूं। वो एंटीबायोटिक खोजा और उस एंटीबायोटिक के बाद मानव उस प्रॉब्लम से भी को भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद मानव एक तरह से गॉडमैन की स्थिति में आ गया। लेकिन अब मानव की यानी सेपियंस की लाचारगी यह है कि अब वह डाटाइज्म का शिकार हो गया। डाटाइज्म का मतलब है कि उसने बताया कि पहले क्या होता था कि पहले डेटाज होते थे जो ह्यूमन माइंड में इकट्ठे होते थे इंफॉर्मेशन के रूप में, और फिर इंफॉर्मेशन नॉलेज बनता था और नॉलेज विजडम का रूप लेता था। आज डेटाज का इतना फ्लो हुआ कि डेटाज को ह्यूमन माइंड सहेज के नहीं रख सका, तो मशीन की जरूरत हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स एज आया, एल्गोरिदम का विकास हुआ। जो एल्गोरिदम आप देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बात कर रहे हो। अब ये बताता है, इसलिए एक टर्म को इसने नाम दिया है, वो टर्म है जैसे आप एपिडेमिक या एंडेमिक टर्म का इस्तेमाल कर, पैंडेमिक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से इसने एक टर्म का इस्तेमाल किया इन्फोडेमिक। इंफॉर्मेशन ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि आज एक टर्म वैसे भी आया है, आप लोग पेपर वगैरह में देखते होंगे, पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी। पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी का मतलब है कि अब ट्रूथ से पोस्ट ट्रूथ एरा में हम लोग चले आए। कारण क्या है कि आज हमको इतनी तरह से सूचनाएं मिल रही है, इतनी सोर्स से सूचनाओं की मिल रही है, और डाटा का इतना फ्लो है कि सत्य और असत्य के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। ये तो आप डे टू डे लाइफ में फील करेंगे कि आज की तारीख में स्टूडेंट्स के भी कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण यही है, और यही वजह है कि आदमी जीवन में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ पाता कि इसमें ट्रूथ क्या है, अनट्रूथ क्या है। इसको पोस्ट ट्रूथ का नाम दिया जाता है।
तो ये एक बड़ा ही संकटपूर्ण स्थिति है जिसकी परिकल्पना की गई है। इसने एक तीसरा वॉल्यूम भी लिखा है, बट आई हैव नॉट टेकन इट, आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट। इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं मुझे लगता है कोविड-19 के बाद वो प्लान कर रहे होंगे फिर नो हरारी की मैं एक दूसरी बुक लिखूं, तो उसकी प्रतीक्षा है। दैट्स अ गुड थिंग। तो ये चीज बच्चों हमने आपको ये एरिया बताया। अब इसी से जुड़ा हुआ देखिए ये बुक टोनी जोसेफ, बेसिकली ये जर्नलिस्ट, बट उसने जो काम, इसको जेनोम तकनीकी का बहुत बेहतर ज्ञान है, इसने डीएनए फुटप्रिंटिंग में बहुत अच्छा काम किया है। अब आपको मैं एक बात यहाँ पर थोड़ा मैं इंटरप्ट करके, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करके यहाँ बताना चाहूंगा कि आप कहेंगे सेपियंस और होमो ड्यूस का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपनी सुविधा से कर लेंगे बच्चों की किसी न किसी जगह पर। जैसे एक दो इसने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, जस्ट आई हैव टू शेयर विथ यू। एक तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का नाम लिया है, जिसका मैंने कहीं इस्तेमाल कर लेना है, कहीं ना कहीं बच्चे को डिक्टेट करने में। दूसरा इसने एक बात कही जो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि भाई एंशिएंट पीपल जो थे, जिसको अर्ली मैन कहते हैं, पैलोलिथिक या मेसोलिथिक पीपल, उन्होंने स्टोन इंप्लीमेंट्स का प्रयोग किया, लेकिन साथ में वुडन इंप्लीमेंट्स का ही प्रयोग किया, लकड़ी के और हड्डी वगैरह के। ये बताता है कि नहीं, लकड़ी के उपकरण का उन्होंने बहुत ज्यादा उपयोग किया है, उसकी तुलना में इसमें स्टोन के बहुत कम यूज किया है। और ये थोड़ा सा एक तरह से आप देखेंगे तो ये थोड़ा लीक से हटके भी चलते हैं और कई बातें बड़ा ही माइंड बॉगलिंग इनका ये मुद्दे उठाते हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अपीलिंग लगी। उसमें इसके तर्क में इन्होंने जो बात कही और भी अपीलिंग लगी कि आज के यूथ के बारे में आपको पता करना है तो आप केवल उसकी ईमेल पढ़ के उसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी। आपको उसको टेक्स्ट मैसेज भी पढ़ना चाहिए, आपको उसका फेसबुक जो डिस्क्रिप्शन है वो भी पढ़ना चाहिए। तो आप अगर इनको पढ़ोगे तब उसकी तस्वीर निकलेगी। उस तरह से जो हड्डी के उपकरण, लकड़ी के उपकरण गल गए, अगर वो होते तब आप अर्ली मानव के बारे में बहुत कुछ जान सकते थे। तो हम उसको 2 लाइन में इस्तेमाल बच्चों के लिए कर लेंगे। हम इस बात को जानते हैं, कोई नई बुक से जब उसको सहेजते हैं तो कहां उसको प्लेस करना चाहिए, दैट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। अब ये जो अर्ली इंडियंस है, अर्ली इंडियंस में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात जेनोम तकनीकी के बारे में कही। इन्होंने एक बड़ा अच्छा रूपक खींचा है। इस पृथ्वी को कहा है, अच्छा सॉरी, इंडिया को इन्होंने माना है कि जस्ट लाइक एक पिज्जा की तरह है। इसमें जो डिफरेंट जो रेसेस के लोग हैं वो कैसे इंडिया में आए, तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट इंडियन टर्म का इस्तेमाल किया। फर्स्ट इंडियन टर्म्स का इस्तेमाल किया है सेपियंस के लिए, होमोसेपियंस के लिए, जो लगभग 65,000 वर्ष पहले आए इंडिया में। फिर उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई ये 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व के बीच ईरान से कुछ कल्टीवेटर से एग्रीकल्चरिस्ट आए जो खेती जानते थे, जो मेहरगढ़ या बलूचिस्तान में आए। इधर फर्स्ट इंडियंस पहले से ही बलूचिस्तान में थे, जो खेती उन्होंने शुरू कर दी थी। जब ईरानी लोग आए तो उनसे उनको कुछ और भी एक्सपीरियंस मिला। ये सब आर्यंस के आने से पहले की बात मैं बता रहा हूं। और तब दोनों ने मिलकर और फिर एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर बेस डेवलप किया। उस कारण वहां पर अर्बन रेवोल्यूशन हो गया, एक तरह से नगरीय क्रांति हो गई, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हो। तो 4 चैप्टर्स इन्होंने बांटा हुआ है। उसको उन्होंने फर्स्ट इंडियंस पहला चैप्टर लिया है, दूसरा फर्स्ट फार्मर्स ईरानी लोगों को लिया है, फिर उन्होंने कहा है एक न्यू माइग्रेंट्स करके, तो उसमें उन्होंने वैदिक आर्यंस को लिया है। 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया के स्टेपीज रीजन से आए, तो वहां पर वो आर्यंस के माइग्रेशन के बारे में कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह डिजिटल जो जिसको आप कहोगे ये डीएनए फुटप्रिंटिंग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं सोर्सेस के रूप में, और बताते हैं कि डीएनए फुटप्रिंटिंग का कुछ तरीका ही बताते हैं। कोई अगर बेसिक के लिए एक बताते हैं, जैसे एम्प्टी डीएनए से पता चलता है कि पिता का लीनिएज कैसे माता का लीनिएज कैसे चल रहा है। दूसरा वो बताते हैं वाई क्रोमोजोम के माध्यम से पता चलता है कि मैटरनल लीनिएज कैसे चल रहा है, पैटर्नल लीनिएज कैसे चल रहा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे वो बताया है कि एम्प्टी डीएनए से पता चलता है कि मैटरनल लीनिएज कैसे चल रहा है, और वाई क्रोमोजोम से चलता है कि पैटर्नल लीनिएज कैसे चल रहा है। और फिर उन्होंने उसके बारे में काफी चर्चा की है। और इसी का सप्लीमेंट में रोमिला थापर ने ये बुक दे दिया, जिसका नाम है व्हिच ऑफ अस आर आर्यंस। इसमें 3-4 सोर्सेस की चर्चा हुई है आर्यंस के मूवमेंट के बारे में, जो आज बहुत ही चर्चित है, जिसमें 1-2 मूवमेंट इन्होंने भी, इसमें कई सारे ऑथर्स ने मिलकर इसको लिखा है। और इस क्रम में इन्होंने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात की, लिटरेरी सोर्स की बात की है, लिंग्विस्टिक सोर्स की बात की है, परंतु इसके साथ साथ इन्होंने एक और सोर्स की बात की है, और वह सोर्स है
डीएनए फुटप्रिंटिंग। तो ये बुक भी हमारे विचार से बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बच्चों देखो, अब लगभग हमारा तो अब उन चीज़ों में उससे तो थोड़ा टेक्निकल बुक है। कुछ इंटरेस्ट की बुक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको याद होगा कि जब यहाँ पर एक मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारा विवाद हो रहा था, तो बहुत सारे विवाद में जैसे ये एक बुक देखिए औरंगजेब, ये जो बुक औरंगजेब की है ये ऑर्डिट टर्सस्के की बुक है और ये द मैन एंड द मिथ इस बुक का नाम है। तो जो ऑर्डिट टर्सस्के हैं उनका ये कहना है, बेसिकली ये बुक तब लिखी गई थी, उसका बैकग्राउंड बता दूं आपको। याद होगा कि जब औरंगजेब को लेकर विवाद काफी शुरू हुआ कि औरंगजेब ने भारत में इस तरह से अफकार किया, औरंगजेब ने ऐसे प्रोजिक्यूट किया, फिर औरंगजेब सड़क का नाम, रोड का नाम बदलकर दिल्ली में आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। खैर, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट थे और बहुत ही महान, और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े इंटेलेक्चुअल भारत के एक आप कह सकते हो कि वो इंडिया के हेरिटेज हैं, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज है, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है। तो उनको कोई अगर राष्ट्र सम्मानित करता है तो इस तो सबसे गर्व की बात है। लोगों को आपत्ति को यही थी कि औरंगजेब रोड को क्यों चुन लिया, आप उनके लिए कोई अलग म्यूजियम बना देते, कुछ और कर देते, आप नॉर्थ ईस्ट से ही आने वाले कोई एक रोड बना देते केवल एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा यह है कि औरंगजेब को इतना क्यों डेमोनाइज किया जाए। तो इसी के बचाव में, औरंगजेब के बचाव में उन्होंने बुक लिखी है। खैर, इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा। इन्होंने एक बात जो औरंगजेब के बारे में दिलचस्प सूचना दी है, वो जो कि बाकी बुक में नहीं, जिसका मैं कहीं इस्तेमाल आप लोगों के लिए कर लूंगा, कि 1675 में एक अंग्रेजी पोएट था ड्राइडेन, उसने औरंगजेब के बारे में वहां ब्रिटेन में लिखा है और औरंगजेब का रेफरेंस ब्रिटेन में काफी आया है। इससे पहले किसी बुक ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। दूसरा, इन्होंने ये बात कही कि भाई जब औरंगजेब का मूल्यांकन करने लगते हैं तो एक विडंबना ये है कि आप किंग तो चुनते हैं मिडिवल, लेकिन आप उसका इवोल्यूशन के लिए आधार बना लेते हैं मॉडर्न, कॉन्टेम्पररी। तो कॉन्टेम्पररी आधार कैसे, तो कहते हैं कि आप औरंगजेब के बाकी दुनिया के कॉन्टेम्पररी रूलर्स को चुनिए इनके साथ, तो आपके कुछ नाम आएंगे। ये नाम लेते हैं कि आप देखेंगे फ्रांस में, कॉन्टेम्पररी फ्रांस में शासक है, उसका नाम है लुईस 14, लुई 14वां। फिर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वह है चार्ल्स द सेकेंड। और फिर समकालीन आप टर्की में देखेंगे तो टर्की में आपको ऑटोमन साम्राज्य, उसको तुर्की कहते हैं, तो उसमें देखेंगे तो सुलेमान द्वितीय जो कैलिफ है वो औरंगजेब का कॉन्टेम्पररी है। और तीनों को देखेंगे तो तीनों धार्मिक दृष्टि से कट्टर है। अब देखेंगे जैसे लुईस 14 है तो वहां के ह्यूज नॉर्थ से प्रोटेस्टेंट, उसको क्रूरतापूर्वक दबाया हुआ है। चार्ल्स सेकेंड रोमन कैथोलिक है, उसने भी प्रोटेस्टेंट को दबाया हुआ है। और सुलेमान द्वितीय को तो बात ही छोड़िए, वो तो मुस्लिम किंग है तो आसपास की चीजों को दबाता है। तो कहना इनका यह है कि औरंगजेब भी उसी कॉन्टेम्पररी की तरह वही मिडिवल स्टैंडर्ड था। तो जब आप उसका मूल्यांकन करने लगते हैं तो आज के मॉडर्न रूलर के बेसिस पर मत करिए। तो ये इनका तर्क है, ये इनका विचार है। अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे तुरीर में हर तरह के तीर होने चाहिए। कई बार हमें किसी एक रूलर को क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जैसे क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी होती है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज। कभी होता है इलेबोरेट द स्टेटमेंट, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कहीं पर यह टर्म होता है डिस्कस में है कि जो विरोधी विचार है उन विचारों को लेते हुए फिर अपना विचार दीजिए। तो इस तरह के जो टर्म्स आते हैं तो टर्म्स के अनुसार हम लेते हैं, कहीं फेवर में चले जाना होता है, कहीं विपक्ष में जाना होता है। जैसा क्वेश्चन हमें निर्देशित करता है वैसा हम करेंगे। अब हमने आपका आज बहुत टाइम लिया, इसलिए आज मैं इसको विराम देना चाहूंगा। केवल मैं एक दो बुक की चर्चा में थोड़ा सा करना चाहूंगा, दो बुक को मैं और लेना चाहूंगा, मेरे हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। एक तो देखिए ये बड़ा ही हाईलाइटेड बुक है और इस बुक को मुझे लगता था कि यूपीएससी क्वेश्चन को इन्फ्लुएंस करेगा। वो बुक है रिचर्ड एम एटन की। तो रिचर्ड एम एटन की जो बुक है इंडिया इन द पर्शियनेट एज 1000 to 1765, तो ये जो बुक है, ये बुक मुझे बहुत बेहतर लगता है। ये बुक में इसने दिया है कि किस प्रकार से जो पर्शियन लैंग्वेज है, जो फारसी भाषा है, वो फारसी भाषा किस तरह से पूरी एशिया में छा गई। क्योंकि देखो अब अरब का इतिहास तो मैं एक स्ट्रक्चर के साथ जब करता हूँ फिर आपको पता चलता है, जब जैसे इस्लाम का उद्भव हुआ था तो उसका लैंग्वेज अरबी था, और जब इस्लाम जहां चला तो इस्लाम ने ईरान को जीत लिया। तो एक बड़ा टर्म आता है, कोई क्रिटिक बताते हैं कि एक तरफ इस्लाम ने ईरान को जीत लिया, दूसरी तरफ ईरानी संस्कृति ने इस्लाम को जीत लिया। तो उसमें होता यह है कि जो इस्लामी संस्कृति, उनकी जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। तो जो फारसी भाषा जो लैंग्वेज था, तो उस फारसी भाषा के कारण
इस्लाम की धीरे धीरे वो भाषा फारसी होती चली गई, चूंकि उस पर ईरानी संस्कृति का प्रभाव हुआ। उसी समय महमूद गजनी का उद्भव हुआ, जो एक तुर्की था जो मध्य एशिया से आया था। और महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी नामक एक लेखक था जिसने शाहनामा लिखी थी, और वहीं से पर्शियन का एक ग्रेटर अपसर्ज होना शुरू हुआ। और फिर तुर्क के ही ब्रांच जो भारत में आए, जो पहले गजनी आया खुद पंजाब में, और गजनी के बाद फिर गोरी आया, तो फिर वो तुर्कों ने फारसी को ही राजकीय भाषा बनाई, तो फिर वो फारसी भारत में राजकीय भाषा के रूप में रही, और फिर बाद में मुगल ने उसको अपना लिया। तो खैर हमें इस बुक के बारे में ये कहना है, इस बुक में यह दिखाया है कि मुगलों ने फारसी भाषा के साथ साथ पर्शियनेट एज में संस्कृत भाषा और बाकी भाषा को भी संरक्षण दिया, और एक खास चैप्टर बनाया है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुगल्स इन संस्कृत। अब ये हमें इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये इसी साल, अब देखिए 2019 में क्वेश्चन में आप संस्कृत के विकास में मुगलों का योगदान, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है ऑप्शनल पेपर में। और कल्चर ऑफ एनकाउंटर्स यहां ये बताते हैं। तो ये ऑर्डिट टस्की की बुक है, इसने भी इस स्पेसिफिक चैप्टर को लिया है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से मुगल की चर्चा की है। इसने कहा है कि देखिए आज मुगल्स बच्चों के कॉमिक्स के बुक में अकबर बीरबल की कहानी हुआ करती थी। आज इंडियन टूरिस्ट का फेस मुगल मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन जो मुगल किंग्स है उसके मुख्य कॉन्ट्रीब्यूशन को भूल रहे हैं लोग। जिस तरह से चाइनीज लोगों ने बुद्धिस्ट लिटरेचर के, जैसे चीनी जो शासक थे उन्हें बौद्ध साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया था, और इधर जो कैलिफ लोग थे, खलीफा लोग थे, उन्होंने यूनानी साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया था। उसी तरह से मुगलों ने संस्कृत साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया, और वो बताते हैं, पूरा एक लेखकों की सूची बताते हैं। अब बच्चों मैं दूसरे वाले में एक दो में मेडिवल जो बुक नई है, क्योंकि सारे बुक्स की चर्चा करना तो देखते हो कि मुश्किल है, लेकिन हम एक दारा शिकोह की चर्चा करेंगे जो बहुत है अगले इसमें, और उसको मेडिवल से आगे बढ़ने के बाद हाँ मुगल हरम की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर हमारी मुख्य रुचि फिर मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स में होगी, और उसमें हम चाहेंगे, हालांकि आपके लिए जीएस वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस वाले बच्चों को दारा शिकोह पर वो क्वेश्चन पूछेंगे, या मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। आप तो जानते हो कि आप लोगों को जीएस का तो इतना बड़ा दायरा कर दिया है कि पिछले साल उन्होंने यूनानी और रोमन लेखक के विवरण के बारे में पूछा, जबकि सोर्सेस ऑफ स्टडी में तो स्टन रह गया कि अच्छा ऐसा भी। एक बार कृष्णदेव राय के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपसे पूछा, जो विजयनगर शासक है, आप देखो 2016 में, तो उसका तो कल्चर का जो दायरा इतना बढ़ा दिया है। तो मैं थोड़ी सी कल्चर पर और चर्चा करते हुए फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा करूंगा। मेरे 2 लेक्चर्स पर और भी होंगे, जो पार्ट खंड, ये तो मैं पार्ट 2 हुआ आपका, पार्ट 3 और पार्ट 4। इन 2 लेक्चर में मैं ज्यादा से ज्यादा बुक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, और यहां मेरा उद्देश्य यह जानना हो कि आप पहले समझिए कि यूपीएससी का रिक्वायरमेंट क्या है। यूपीएससी केवल 2-3 बुक्स, आप अगर कुछ तथ्यों का संचय मात्र नहीं है, आपका जीएस और ऑप्शनल पेपर रोज चल रहा है। आप आंख कान को खुला रखें, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आप जर्नल्स पढ़ते हो, आप अगर इनको लेकर चलोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी एग्जाम में आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं होगी, आपका रिजल्ट घर पर ही पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।